हाँ दोस्तों, प्यारे देशवासियों, पड़ोसियों, सबको मेरा नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। यूरोप में गुड ठाक बोंजूर और भी नेशंस में शालोम। मैं सभी नेशंस को लाइक करता हूँ और सब की इज्जत करता हूँ। हर धर्म को मानता हूँ। हर इंसान की इज्जत इसलिए करता हूँ कि वो गोरा है या काला है या पीला है, इसलिए करता हूँ कि वो एक इंसान है, मेरी तरह, आपकी तरह। और आजकल ये बड़ा डिस्कशन चल रहा है नेपोटिज्म का। जिसको देखो कुछ ना कुछ पोस्ट कर रहा है। मुझे इस बात का ये एहसास हो रहा है कि ये क्या नई चीज़ है। ये तो सदियों से हो रहा है। ये लड़का यंग इंटेलिजेंट मरा, इसका सबको अफसोस है। ये पहली बार नहीं मरा। इस आदमी से पहले भी बहुत मरे हैं, आत्महत्या की है, ऊपर से जंप मारा, ट्रेन के नीचे आ गए, और भी बहुत लोग हैं। लेकिन जो नेपोटिज्म का, मैं नेपोटिज्म और रेसिज्म को एक ही में लेके आता हूँ। जहाँ नेपोटिज्म होता है वहाँ रेसिज्म भी होता है। अब फिल्मों की आप बात करें तो आप देखिए, पूरी हिस्ट्री में चले जाइए पुरानी में, कहाँ कहाँ किसी के साथ क्यों जिन्होंने ज्यादतियाँ की हैं वो यही लोग थे। एक माफिया ग्रुप ही रहा है। और वो माफिया ग्रुप जो है वो हर टाइम में उसका एक रूप चेंज हुआ है, उसकी स्ट्रेटजी चेंज हुई है। अब मैं एक छोटी सी आपको कहानी सुनाता हूँ। ओपेनियर साहब फिल्म बनाई थी राज कपूर के साथ। वो उसके संगीतकार थे। मैं नाम नहीं लूँगा फिल्मों का भी, ना प्रोड्यूसर का नाम लूँगा। ओपेनियर साहब तो दीवाने थे रफ़ी साहब के, उनसे गाने गवाते थे। वो भी उन्होंने रफ़ी साहब को लिया गाने गाने के लिए। राज कपूर ने अपना पूरा जोर लगा लिया कि वो मुकेश को लिए जाएं। उनके चहेते थे, शायद उनकी आवाज़ भी सजती होगी उनके ऊपर। लेकिन ओपेनियर साहब अटक गए, कहते नहीं, इसके 6 गाने जो 5 गाने वो रफ़ी साहब गाएंगे। गाने हुए, बड़े हिट हुए, सब कुछ अच्छा चला। लेकिन ये कपूर साहब जिनको भारत रत्न पता नहीं क्या क्या दिए हुए हैं, इन्होंने उस फिल्म के बाद ओपेनियर साहब के साथ कोई फिल्म नहीं की। तो आप अंदाज़ा लगाइए, ये पुरानी बात है। आई एम टॉकिंग अबाउट मिड ऑफ 60s। अभी आप जब भी वीडियोस देखो, छोटे छोटे फ़िकार साहब लेके आते हैं, उसमें मैं सुनता रहता हूँ तकरीरें रफ़ी साहब के बारे में, जिनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन भी हूँ। उनके गाने भी गाता रहता हूँ खुश होके, थोड़ा शौक़ है। आप यकीन नहीं करेंगे, जिन लोगों के कैरियर रफ़ी साहब के साथ स्टार्ट हुए, जिन एक्ट्रेस ने अपनी पहली फिल्मों में गाने स्टार्ट किए हैं, उन्होंने उनसे बाद में किया। जब वो थोड़े से पॉपुलर हो गए तो उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। वो म्यूज़िक डायरेक्टर जिनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे देने के लिए, उन लोगों ने रफ़ी साहब से अपना किनारा कर लिया। जब एक कोई एक्टर आया, नाम राजेश खन्ना बोलते हैं उसे, जिसको मैं बिल्कुल लाइक नहीं करता था, उसने आराधना फिल्म में 2-3 गाने गा लिए किशोर कुमार के साथ। किशोर कुमार जो किशोरदा बड़े अच्छे सिंगर हैं, उनके गाने गाए। बाद में उनको इस जनता ने सुपरस्टार बना दिया। सुपरस्टार तो सिर्फ एक ही होता है, वो हमारा मालिक ही सुपरस्टार है। इस दुनिया में इस इंसानी रूप में कोई सुपरस्टार नहीं होता, लेकिन उसको बना दिया। वो डिक्टेट कर रहे हैं मेरा गाना कौन गाए, जहाँ जी जहाँ जो ये म्यूजिक डायरेक्टर उनके सामने चमचा करके एक भेड़ चाल स्टार्ट हो गई। बेसुरे गाने लोगों से गंवाए गए, जो उनके लिए लिखे भी नहीं गए थे। और यही एक्टर्स और यही म्यूज़िक डायरेक्टर आज रफ़ी साहब के इतने साल जाने के बाद तारीफ़ों के पुल बांध देते हैं। ये कैसे इंसान थे, अल्लाह के बंदे थे, भगवान के आदमी थे। अरे भैया वो तो थे, तुम कौन थे? तुम तो हैवान की औलाद हो ना। चाहे वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी हैं, जो इतनी तारीफ़ें करते हैं, इतने अच्छे थे, इतने बात करते, ऐसे करते थे, ऐसे करते थे, है ना। लेकिन जब गाने की बात आती थी तो ड्रॉप करते थे उनको।
वही कलांजी नांजी हैं, जिनके गानों से रफ़ी साहब को गवाने के बाद उनकी पॉपुलैरिटी हुई है। बाद में उनसे आंखें चुरा लेते थे। राहुल देव बर्मन को देख लीजिए, 26 साल में 100 गाना गाया होगा। ये नेपोटिज्म है, इसमें रेसिज्म भी है, जो दोनों एक ही, जिनका रंग एक ही है। किशोर दा ने इनके लिए, आर डी बर्मन जी के लिए 800 गाना गाया है। उनके बेटे ने 400 गाना गाया, जो रफ़ी साहब से 40 साल छोटा है, और रफ़ी साहब ने उनके लिए सिर्फ 100 गाना गाया। कुछ तो है ना इस फिल्म इंडस्ट्री में, ये कोई नई चीज़ तो है नहीं। पॉपुलैरिटी हुई और छोड़ दिया। उनके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हैं। सचिन भाई साहब ने उसके लिए कुछ बोला है, महेंद्र कपूर साहब ने रफ़ी साहब के लिए कुछ बोला है। आंखें चुराने लगते थे लोग। और तो नहीं, आप ये देखिए, मुबारक बेगम जो इतनी अच्छी गाना गाया करती थी, उनको रोकने के लिए लता वगैरह ने अपना सारा साथ दिया। वही नहीं, सुमन कल्याणपुर को ले लीजिए, या गीता दत्त जी को ले लीजिए, कितनी उम्दा सिंगर्स थी। ये रेसिज्म है, इसी को लेके सब चाल चल रही है, और ये सबसे बड़ी हमारी मुल्क की कमज़ोरी है। हम खुद इसको क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं इसको, हम चलते हैं अपने कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर। पुलिस वाले ने पकड़ा, रिश्वत दे दी, पासपोर्ट लेने जा रहे हैं, एप्लीकेशन में 1000 रुपया डाल दिया, वो भी लेते हैं, हम देते हैं। ये तो एक बीमारी है इस मुल्क में, ये हमारी सोसाइटी में चला गया। ये अंग्रेज छोड़ के गए जूते मार के हम लोगों को। इसी के लिए, इसलिए मैं कहता हूँ, पहले किसी की तरफ इशारा करने से पहले हमें तो अपने आप सोचना चाहिए कि हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है। मैं रेसिस्ट हूँ, मैं कुछ करता हूँ, अभी लड़की है, कोई जॉब देने के लिए मैं किसी और की और का पेट काटूंगा? मुझे काटना चाहिए? ये मुझे सवाल पूछना है। ये सवाल हम नहीं पूछते, हम तो बस अपना काम चलाते हैं। फ़ोन कर लो, शक आ गया जी, इनको रखना है। काबिल आदमी बैठा हुआ है या लड़की बैठी हुई है, उसके बारे में हमने नहीं सोचना कुछ भी। देखिए भाई साहब, गुस्सा लगे या मैंने किसी को नाम लिए हैं, मैं किसी डरता नहीं हूँ। ये यहाँ पर एक बीमारी जो है, ये कैंसर पैदा हो गया, और इस कैंसर में हज़ारों लोग बीमार हैं, और इसका इलाज कोई दवाई नहीं है, इसका इलाज सिर्फ हम खुद हैं। हमें सुबह उठ के शीशे में अपने आप को देखना है कि हम ये नेपोटिज्म करते हैं, हम रेसिज्म करते हैं। एक क्रिटिसिज्म होता है, वो इनका उनके साथ कोई वास्ता नहीं है। एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है, एक जमांद्रू क्रिटिसिज्म होता है कि मैं हर चीज़ के खिलाफ हूँ, मैं उसके भी खिलाफ हूँ जो हर चीज़ को बुरा समझे। मैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के खिलाफ कि बिल्कुल हक में हूँ, और ये सोचना ज़रूर समझता हूँ कि ये मुझे बोलना चाहिए यहाँ पर, नहीं तो गाड़ी जो है पटड़ी से उतर जाएगी। लेकिन इन सब चीज़ों का एक ही रूप है, और उसमें हम सब जकड़े हुए हैं। कोई हादसा हो गया तो सब कैमरा पकड़ लेंगे और सब स्टार्ट करेंगे। मुझे 40-42 साल यूरोप में रहते हो गए हैं, ये नेपोटिज्म वगैरह यहाँ मैंने कम देखा है। मैंने पुलिस की करप्शन कम देखी है। मुझे पासपोर्ट लेने के लिए किसी की रिश्वत की ज़रूरत नहीं है। लाइन में खड़ा हूँ, लाइन में मेरा काम हो रहा है, मुझे चिट्ठी आ रही है, मैं अपना सामान लेने जा रहा हूँ। गाड़ी की रजिस्ट्रेशन करने के लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ऑफिशियल कोई काम करना होता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुलिस में चला जाऊँगा, आज 2 मिनट में मुझे बाहर कुर्सी पे बिठा के बात करेंगे। अगर मैंने FRI करनी है तो वो खुद टाइप कर रहा है। ये चीज़ें हैं, हमें यहाँ से सीखना भी है कुछ, और सिखाना भी है। और बड़ा अच्छा मुहावरा है, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो भाइयों, मैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपना रवैया चेंज करें,
और जहाँ आपको लगे कि यहाँ मुझे बोलना है, यहाँ मुझे क्रिटिसाइज करना है, वहाँ आप कीजिए, लेकिन ये मत सोच के कीजिए कि मुझे क्रिटिसाइज ही करना है। और रेसिज्म जो है वो भी एक इसी की बीमारी। आज ये स्टार्ट हो गया जी, वो ब्लैक मर गया वहाँ पर यूएसए में, उसको पुलिस ने गोली मार दी है, बड़ा बुरा काम किया है पुलिस वालों ने, रेसिज्म है वहाँ पर। लेकिन क्या ये सब ब्लैक्स जो हैं, जो वहाँ पर अमेरिका में रहते हैं, ये इस स्टेज पे पहुँचे कैसे हैं? ये पढ़ना, ये लिखना, इसकी हिस्ट्री पढ़नी, उसके बाद आप उस पर डिस्कशन कर सकते हैं। और हमें कोई हक नहीं दिया ऊपर वाले ने कि हम किसी इंसान की तौहीन करें, नीचे हुए गिरे हुए इंसान को ठुड मारें। ये हमें नहीं बोला, ये इंसानियत नहीं सिखाती हमें। आज के लिए इतना ही बहुत है भाइयों। अगर आपको अच्छा लगे तो सुन लीजिएगा, नहीं अच्छा लगता तो डिलीट कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच आपका सबका।